हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। Question number first is, which one of the following salt on hydrolysis will give a solution with pH more than 7? कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो हाइड्रोलिसिस होने पर एक ऐसा सॉल्यूशन दे जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, एज वी ऑल नो, हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पीएच वैल्यू जो होती है अगर 7 से ज्यादा होती है तो जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा। अगर मोर देन 7 है, जो पीएच वैल्यू है मोर देन 7 है, उस केस में जो आपका सब्सटेंस है वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 है, अगर 7 से कम है तो सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू जो है 7 है, उस केस में जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जितनी कम पीएच वैल्यू जितनी कम होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। हायर द पीएच वैल्यू, तो जो सब्सटेंस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। और जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू कम होगी सब्सटेंस उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सॉल्ट ऐसा है ऑन हाइड्रोलिसिस जो हमें ऐसा सॉल्यूशन देगा जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। बात करें पहले ऑप्शन की, K2SO4, दैट इज, बात करें किसकी, पहला ऑप्शन K2SO4, ये क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट। और एज वी ऑल नो, जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो कैसा है, वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका K2SO4 वो है पोटेशियम सल्फेट। और जो कैसा होता है, पोटेशियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट है इट मींस उसकी पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। दूसरा ऑप्शन है आपका KNO3। ठीक है, ये फर्स्ट था। जो दूसरा ऑप्शन है आपका दैट इज KNO3, और KNO3 क्या होता है, दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट। इज दैट क्लियर कि जो KNO3 है वो क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 वो क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट भी कैसा होता है, ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ये भी कैसा है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद आता है आपका तीसरा ऑप्शन CH3COONA। ठीक है, CH3CONA। CH3CONA अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। क्वेश्चन में पूछा था कि ऑन हाइड्रोलिसिस, क्या पूछा था क्वेश्चन में, ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या होगा, दैट इज CH3COO नेगेटिव H2O, ये फॉर्म करेगा आपका CH3COOH प्लस, ठीक है, OH नेगेटिव। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, बाय वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा है, दैट इज वीक एसिड। और ये वीक एसिड कौन सा है, ये है एसिटिक एसिड। ये वीक एसिड कौन सा है, ये है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है विनेगर में। और इस एसिड को और क्या कहते हैं, इस एसिड को और कहते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो ये जो सॉल्ट है, बात करें सॉल्ट की, तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑन हाइड्रोलिसिस जो ये सॉल्यूशन होगा इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी। ऑन हाइड्रोलिसिस जो सॉल्यूशन होगा इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बचा एक और ऑप्शन NH4Cl, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें किसकी, NH4Cl की। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन है NH4Cl। अब ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, वीक बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है NH4
Cl. लेट्स सी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका HCl और वीक बेस है NH4OH. ठीक है, वीक बेस क्या है, दैट इज NH4OH. तो क्या फॉर्म होगा, ये होता है आपका NH4Cl प्लस H2O. तो ये जो होगा, ये जो सॉल्ट होगा, ये कैसा होगा आपका, ये एसिडिक होगा. इसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी. ये जो pH वैल्यू होगी ये क्या होगी, लेस देन 7 होगी, क्योंकि ये सब्सटेंस कैसा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट बिहेव एज एन एसिड ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ वाटर. तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी. इज दैट क्लियर? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका CH3COO. Na एक ऐसा सॉल्ट है ऑन हाइड्रोलिसिस, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू क्या है, जिसकी pH वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है. जिसकी pH वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है. इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन. कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो सिद्धांत किस पर लागू होता है. तो वो रिवर्सिबल सिस्टम पर होता है, इरिवर्सिबल सिस्टम पर होता है, या दोनों पर होता है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर होता है. तो बात कर रहे हैं हम किसकी, ली चैटलियर प्रिंसिपल की. तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है आपका रिवर्सिबल सिस्टम पर. ठीक है, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है आपका रिवर्सिबल सिस्टम पर. तो जो आपका ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इक्विलिब्रियम concentration of xy and yx square. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है किसकी, xy and yx2 की, वो क्या है 4 to 2 respectively for the equilibrium, that is 2x plus y gives yx2. ठीक है, the value of equilibrium constant Kc is. तो as we all know कि at equilibrium जो आपको वैल्यू गिवन है वो है 4 to 2. हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू दैट इज yx2 अपॉन दैट इज 2x स्क्वायर. ठीक है, और y. ठीक है, एज वी ऑल नो इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है आपको 2 अपॉन इसकी जो वैल्यू गिवन है, सॉरी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं पहले, दैट इज अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका y. तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 2. x की वैल्यू है आपकी 4. ठीक है, 4 का स्क्वायर और y की वैल्यू है 2. तो ये होगा 2. 4 4 जो कितना होता है 16 इंटू 2 2 16 2 जो 32 2 1 जो 2 2 1 जो 2 2 6 जो 12. ये आ गया 1/16. इसे कैलकुलेट करेंगे और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.0625. ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0625. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, कैन बी प्रिपेयर बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन. कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है इनमें से किस पेयर ऑफ सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन क्या होगा. ठीक है, और उसके बाद एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है और बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है. तो बात करें बफर सॉल्यूशन की. बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं. तो बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट. तो उस केस में क्या होगा, क्या उसे हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन. अब दो तरीके का होता है, एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन. तो जो बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन इसमें किस किस का मिक्सचर होता है, ये होता है वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. किस किस का, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है जी, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, और ये बेस्ट नॉन एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम एसिटेट, जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था. तो लेट्स सी,
पहला ऑप्शन है आपका NH42SO4 एंड H2SO4। जो फर्स्ट है आपका दैट इज NH42SO4 और H2SO4। अब ये कैसे प्रिपेयर होता है, एज वी ऑल नो जो H2SO4 है वो कैसा होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और बात करें NH42SO4 जो ये प्रिपेयर होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। कैसे, लेट्स सी। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, दैट इज H2SO4। वीक बेस क्या है, NaOH प्लस H2SO4। ये क्या है आपका वीक बेस है और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है आपका NH42SO4 दैट इज अमोनियम सल्फेट। क्या फॉर्म होता है, अमोनियम सल्फेट, NH42SO4, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका गलत, क्योंकि अभी क्वेश्चन में कहा था ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस किस का मिक्सचर होगा, जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बट यहाँ क्या है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए, आपका वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। ये देखा था हमने कि वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो ये हो गया गलत। बात करें CH3CONA एंड CH3COH, और यही क्या होगा करेक्ट आंसर, यही अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है द कंबक्शन एंथैल्पीज ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर। आपको कंबक्शन एंथैल्पीज गिवन है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की रेस्पेक्टिवली। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मैं डायरेक्ट सिंपल कहूं तो आप क्या करो, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर इन डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कंबक्शन एंथैल्पीज गिवन है। तो बात करें एंथैल्पी ऑफ किसकी गिवन है, कंबक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ कार्बन कितना है, दैट इज -393.5 किलो जूल, ठीक है जी। वही बात करें एंथैल्पीज ऑफ कंबक्शन किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अभी हमने किसकी वैल्यू लिखी थी, एंथैल्पी कंबक्शन ऑफ कार्बन के लिए। अब लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कितना है आपको -283 किलो जूल, ठीक है। इसे मान लो आप डेल्टा H1 डेल्टा H2। अब क्या करना था, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे, तो ये हमें क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कैसे निकालेंगे, डेल H1 माइनस डेल H2 माइनस करो, तो ये आएगा आपका दैट इज -393.5, ठीक है, -283। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा -11.5 किलो जूल, ठीक है। लेट्स सी, ये आ गया आपका, दैट विल बी माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड, ठीक है। जो हाफ लाइफ पीरियड है ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो एज वी ऑल नो किसके लिए निकालना है, हमें सिंपल कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, दैट इज 100 सेकेंड, ठीक है, दैट इज 100 सेकेंड। तो लिखो, या आप लिख सकते हो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100 सेकेंड, तो रेट कांस्टेंट बताना रिएक्शन का क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, तो ये होगा आपका K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ, ठीक है। और इसमें जो आपको टाइम जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी दैट इज 100 सेकेंड, ठीक है जी, ओके। K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 100 सेकेंड, ठीक है। K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका दैट विल बी K इज इक्वल्स टू 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर, ये आप कैलकुलेट करोगे 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। K की वैल्यू क्या हो गई 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर
-3 सेकेंड इनवर्स। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करना था, आपको ये पता होना चाहिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज 100 सेकेंड, तो रेट कांस्टेंट पूछा था ऑफ द रिएक्शन, सिंपल फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम फॉर, जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके लिए सेम होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो वो होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 100 सेकेंड एट अ सर्टेन कंसेंट्रेशन, की जो हाफ लाइफ पीरियड है ऑफ अ सब्सटेंस का एक 100 सेकेंड है एक सर्टेन कंसेंट्रेशन पे। When its concentration is double, जब इसकी concentration को डबल कर दिया जाता है तो हाफ लाइफ पीरियड बिकम क्या हो जाता है, 200 सेकेंड। तो उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 1 2 3। एज वी ऑल नो कि हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसेंट्रेशन के। तो हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका A1 माइनस n। Is that clear? That is A1 minus n. तो सिंपल हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, सॉरी हाफ लाइफ ये हो जाएगा आपका A1 माइनस n। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इज दैट क्लियर? एज वी ऑल नो, जो इसमें T1 गिवन है दैट इज 100 सेकेंड, T1 गिवन है दैट इज 100 सेकेंड, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या है, x। इन्होंने कहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है सब्सटेंस का वो 100 सेकेंड है एट सर्टेन कंसंट्रेशन पे, कि एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे जो हाफ लाइफ पीरियड है सब्सटेंस का वो 100 सेकेंड है। इज दैट क्लियर? तो हमने इसे क्या मान लिया, जो T1 है आपका वो कितना है, दैट इज 100 सेकेंड है। कितना है, 100 सेकेंड है, जब कंसंट्रेशन क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन मान लिया हमने x है। वहीं व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज डबल, जो ये कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाती है जब हाफ लाइफ पीरियड बिकम 200 सेकेंड। तो जो T2 है वो कितना हो जाएगा, 200 सेकेंड, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इट मींस व्हेन कंसंट्रेशन इज 2x, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल हो गई। तो उस केस में व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल, तो जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो कितना होगा, दैट इज 200 सेकेंड। कितना होगा, 200 सेकेंड। तो निकाल लो जी, T1 अपॉन T2, ठीक है। T1 जब कंसंट्रेशन क्या थी, व्हेन कंसंट्रेशन इन x, और जब कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल हो गई, तो ये कैसे निकलेगा, दैट इज x1 माइनस n अपॉन दैट इज 2x 1 माइनस n। T1 कितना है आपका 100 सेकेंड, 100, और ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 100 अपॉन 200, और ये हो गया आपका 1 अपॉन दैट इज 2, दैट विल बी 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका दैट इज 1 माइनस n। इज दैट क्लियर? तो कैलकुलेट करेंगे, 100 1 जो ये हो गया 1/2, ठीक है, ऐसे मान लो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस n, ठीक है, 1/2 1 माइनस n। तो सिंपल ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो क्या हो गया, किसके लिए, 0। तो जो हाफ लाइफ पीरियड था सब्सटेंस का इज 100 सेकेंड एट अ सर्टेन कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ पीरियड बिकम 200 सेकेंड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज 0। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता है। क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन एटम जो है वो हेलोजन एटम से क्या होता है, अटैच्ड होता है। कि जो ऑक्सीजन एटम है वो किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन एटम जो है वो हेलोजन एटम से क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। अब इनमें पूछा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो बात करें जितने भी हेलोजन्स हैं, अमंग ऑल हेलोजन्स वो ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा है जो ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। जितने भी हेलोजन्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा है जो ऑक्सी एसिड्स फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, और साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसका साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वर इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, कि जब एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को CuSO4 के सॉल्यूशन में इमर्ज कराया जाता है और जब करंट पास होता है उसके अंदर से, तो कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि ये पाया जाता है कि जो कलर होता है CuSO4 का वो डिसअपियर्ड हो गया, किसके, विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस एट द इलेक्ट्रोड। तो जो कलरलेस सॉल्यूशन है गैस का एट द इलेक्ट्रोड, तो बताना है कि कलरलेस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो गिव्स एनर्जी है, तो ये किसके लिए होती है, ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होती है, दैट इज, और इस केस में ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि पूछा था कौन सा सही है। दूसरा है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये बात सही है कि जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो एंट्रोपी है वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एंथैल्पी वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एसिड एंड बेस आर सेम, कि जो एंथैल्पी वैल्यू होती है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो जितने भी टाइप्स के एसिड्स विद बेस वो सब क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, तो ये भी गलत है। और दूसरा है लास्ट, ड्यूरिंग जूल थॉम्सन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस डिक्रीज अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट इज इनकरेक्ट। पूछा था कौन सा सही है, तो एनेट्रोपी जो है, एंट्रोपी जो है वो कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ऑफ अ सिस्टम, जो किस पर डिपेंड करती है, सिस्टम साइज पर डिपेंड करती है और द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द सिस्टम, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी इसका एग्जांपल है। एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, हायर द एंट्रोपी विद द पॉजिटिव साइन, तो मोर चांस होंगे रिएक्शन के जो टेक प्लेस होगी कैसे, स्पॉन्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक प्लेस ड्यू टू, जो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है वो किस वजह से होता है, एक्वायर स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, जैसे एनर्जी बढ़ती है वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। क्या पूछा है, एटम का कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टेक प्लेस किसके कारण होता है। दूसरा, स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है जैसे एनर्जी डिक्रीज होती है। हाई एनर्जी स्टेट को एक्वायर करता है और एक्वायर इंस्टेबिलिटी। एज वी ऑल नो कि केमिकल बॉन्डिंग कब होती है, ड्यू टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, कि केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस ड्यू टू एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस ड्यू टू acquire lower energy state, और स्टेबिलिटी क्या हो, हाई हो, एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड टू कन्वर्ट एटम इनटू अ मॉलिक्यूल्स, तो टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड लोअर द पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। सिंपल ध्यान रखना है, जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का वो किस वजह से होता है, जब वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है बाय डिक्रीजिंग इन एनर्जी। इज दैट क्लियर, कि ऊर्जा में कमी से क्या प्राप्त करता है, एक स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है और पूछा है कि इसे क्या कहते हैं, सिंपल इसे कहते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा लैप्लासियन ऑपरेटर, जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बाइंडिंग पावर ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि जो बाइंडिंग पावर होती है हीमोग्लोबिन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो पीएच डिपेंडेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोर इफेक्ट। तो पहला है हिल कांस्टेंट, गलत है, उसे हम कहते हैं बोर इफेक्ट। जो दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, बोर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1904 में किसने, एक डेनिश फिजियोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन बोर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी वो इनवर्सली रिलेटेड होती है बोथ एसिडिटी एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in an atom no two electron can have same value, कि एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, नो
टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर, उसे हम क्या कहते हैं कि एक परमाणु में सभी 4 क्वांटम संख्याओं के लिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का मूल्य समान नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? ये कहा था, इसे कहा जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है ऑब्बो प्रिंसिपल, ये इन डिटेल भी हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, गलत। हर्ट्ज रूल इनकरेक्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनकरेक्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो बात करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, इसमें होगा नो मोर देन 2, नो मोर देन 2 electrons can occupy, no more than 2 electrons can occupy, must have opposite spin, can occupy, must have opposite spins, ठीक है। no more than 2 electron can occupy, must have opposite spin। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेचाइट एंड बॉक्साइट्स आर द और रेस्पेक्टिवली और, कि जो मैलेकाइट है और बॉक्साइट्स हैं आर द ओर्स ऑफ रिस्पेक्टिवली, आर द और रिस्पेक्टिवली और। तो बात करें पहला Fe और एल्यूमिनियम, तो जो बॉक्साइट का आर द और ऑफ एल्यूमिनियम और मैलेचाइट दैट इज Cu। तो जो पहला ऑप्शन है Fe, आयरन, आयरन किसका होता है? वो होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अब पूछा है किस किस का? मैलेटाइट और बॉक्साइट, तो ये हो गया गलत। दूसरा है कॉपर एंड आयरन, तो ये किसका होता है? ये होता है मैलेकाइट का, बट आयरन नहीं होता। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, क्या हो गया? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following acids can be used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction? कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जिसे हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पे? ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, सपोज दैट इज एग्जांपल से ही डिस्कस करेंगे। ये क्या है आपका? एज वी ऑल नो दैट इज बेंजीन, ठीक है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6, ठीक है, दैट इज अ बेंजीन, दैट इज C6H6, ठीक है जी। प्लस CH3Cl किसकी प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है दैट इज CH3 टोलीएनCl3। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर, ठीक है, AlCl3 इज द करेक्ट आंसर। NF3 इनकरेक्ट, दोनों भी नहीं होते, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ये यूज की जाती है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल और एसाइल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? कि ये जो रिएक्शन है ये यूज की जाती है किसके लिए? इंट्रोड्यूसिंग एन एल्काइल और एसाइल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक कंपाउंड, किसकी प्रेजेंस में? लेविस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है लेविस एसिड कैटलिस्ट, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, और बाकी कैटलिस्ट भी यूज किए जाते हैं जैसे BF3, FeCl3, SnCl4, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो किया जाता है AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म, ठीक है, कि जो सैलिसाइक्लिक एसिड है, सैलिसाइक्लिक एसिड react with एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, ठीक है, कि जो सैलिसाइक्लिक एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है। OHCOOH, ये क्या है? ये है सैलिसाइक्लिक एसिड। उसके बाद पता होना चाहिए एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ठीक है, ये क्या है? दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड, और एसिडिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O। इज दैट क्लियर? CH3C डबल बॉन्ड O, दैट इज OC डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या है? दैट इज एसिडिक एनहाइड्राइड। चलो जी, हमें ये भी पता चल गया कि सैलिसाइक्लिक एसिड ये होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड ये है। अब फॉर्म क्या होता है? तो क्वेश्चन में पूछा था कि फॉर्म क्या होता है जब सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये फॉर्म करता है, लेट्स सी, दैट विल बी COH
और COCH3 दैट इज एस्पिरिन क्या फॉर्म करता है, दैट इज एस्पिरिन क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एस्पिरिन, ठीक है। और प्लस ये निकल जाता है आपका प्लस एसिटिक एसिड CH3COH। लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है ऑयल और विंटर ग्रीन दैट इज इनकरेक्ट, एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहते हैं। सॉरी, इसे क्या कहते हैं, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन। ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है अबाउट SN2 रिएक्शन, बताना है कि कौन सी सही है। पहली है जो SN2 रिएक्शन है वो एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, दूसरा है दे प्रोसीड, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, तीसरा है इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट है नो रीअरेंजमेंट इज इन्वॉल्व इन देम, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या क्या होता है इसमें, जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, एल्काइल हैलाइड इज अ सबस्ट्रेट, एल्काइल हैलाइड is a substrate, is that clear कि जो alkyl halide है वो क्या है, that is a substrate। जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट, क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट, ये नोट करके लिख लेना पॉइंट्स, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हैलोजन एटम डिपार्ट एज हैलाइड आयन, हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम एज वी ऑल नो, halogen atoms depart as halide ion, halogen atom as we all know that is fluorine, chlorine, bromine, right, मतलब depart ion मतलब depart halide ion, ठीक है, depart halide ion मतलब क्या है इसका, ये जो halogen atom is the leaving group, ये जो halogen atom है, जो halogen atom है वो कैसा है, is the leaving ग्रुप। सिंपल बात करें तो जो हैलोजन एटम है दैट इज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन जो होती है, बात करें किसकी, जनरल रिएक्शन की, जनरल रिएक्शन, सिंपल जनरल रिएक्शन जो होती है वो होती है RH प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, दैट इज, ये है इसकी जनरल रिएक्शन, इज दैट क्लियर, ये क्या है इसकी जनरल रिएक्शन। अब हम बात किसकी करेंगे, क्वेश्चन में किसकी बात करी है, SN2 रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, SN2 मैकेनिज्म की। तो उसमें भी कुछ स्टेप लिखेंगे, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहला तो ये क्या है, ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है जी, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। लेट्स सी जनरल इक्वेशन समझ लेते हैं, तो डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज, सिंपल इक्वेशन में देखूं तो दैट इज OH नेगेटिव, ये क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आप पूछोगे कि मैम न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है, ये क्या हो गया, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है आपका बिलो द प्लेन, दैट इज अबव द प्लेन, दैट इज Cl। जो कार्बन है यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करता है, वो करता है इलेक्ट्रोफाइल पर, और अटैक कहाँ से करता है, अटैक होता है बैक साइड से, इज दैट क्लियर। जो अटैक होता है वो कैसे होता है, बैक साइड से। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें क्या होता है,
5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप ये नोट भी कर सकते हैं, जहां हमने लिखा था कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो आप लिख भी सकते हैं इसमें जो क्या बनता है, दैट इज कि 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसमें जो है वो फॉर्म होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है, लेट्स सी। ठीक है जी, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, दैट इज CL। ये क्या बना? दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है जी, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई इसमें। अब इसमें क्या होगा, जो हेलोजन है वो निकल जाएगा। ठीक है, जो हेलोजन है वो निकल जाएगा। तो लेट्स सी, जैसे हेलोजन निकलेगा, ठीक है, हेलोजन क्या है, जैसे ही हेलोजन इसमें निकल जाएगा, भाई ये ट्रांजिशन स्टेट का इसमें फॉर्मेशन हुआ, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, क्या फॉर्म हुआ, ट्रांजिशन स्टेट। तो लेट्स सी, दैट इज H प्लस Cl नेगेटिव। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इससे हेलोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, लेट्स सी। तो SN2 रिएक्शन ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व 2 कंपोनेंट। ठीक है, SN2 रिएक्शन कैसी होती है, बायमॉलिक्यूलर होती है विद साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, जिसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनता भी है और टूटता भी है। तो SN2 रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड विद एन इंटरमीडिएट, जो भी एक्सप्लेन किया है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जितनी भी SN2 रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो अटैक करेगा वो बैक साइड पे करेगा सारी SN2 रिएक्शन में। इज आई क्लियर कि जितनी भी SN2 रिएक्शंस है वो प्रोसीड करती है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जिसमें द न्यूक्लियोफाइल जो हमेशा अटैक करेगा वो बैक साइड से करेगा इन SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन कोई भी कार्बोकेटायन जनरेट नहीं करती है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट का भी कोई चांस नहीं है। तो बात करें अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पहला था बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये सही है। दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये भी सही है। दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, ये गलत है। नो रीअरेंजमेंट इज इन्वॉल्व इन दैम, और अभी हमने देखा कि इसके अंदर SN2 के अंदर सो डज नॉट जनरेट अ कार्बोकेटाइन, जब इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता तो इसमें रीअरेंजमेंट का भी कोई चांस नहीं है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो गए, करेक्ट हो गए। लेट्स सी, 1 2 3 सॉरी 1 2 4 करेक्ट हो गए। तो पहला गलत है, सेकंड थर्ड 4 गलत है, 1 3 4 गलत है, 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीमर-टीमर रिएक्शन इज फॉल्स, की रीमर-टीमर रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद CH Cl3 एंड KOH, क्या कहा है, किसकी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनोल, एज वी ऑल नो ये क्या है, दैट इज फिनोल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनोल किसके साथ, CH Cl3 प्लस KOH, CH Cl3 प्लस KOH। ठीक है, इसमें कहा है आपको कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विद CH Cl3 एंड KOH। ठीक है, CH Cl3 प्लस KOH, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, और ये हो जाएगा 3KCl। ठीक है जी, जब फिनोल किसके साथ रिएक्ट करे, CH Cl3 प्लस 3KOH, तो इसने क्या फॉर्म किया, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, तो ये आ गया सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड प्लस 3H2O। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी रीमर-टीमर रिएक्शन। तो पहला तो हो गया आपका सही। ठीक है, पूछा था कौन सा गलत है। दूसरा है CCl2 एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, कि जो CCl2 है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है इस रिएक्शन में। तो बात करें किसकी, जो CCl2 है वो क्या करता है, वो एक, एज वी ऑल नो कि जो रीमर-टीमर है वो कैसी है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जो CCl2 है वो किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये भी सही हो गई। तीसरा है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद CCl4 एंड NaOH। ठीक है, चलो जी ये भी देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल CCl4 प्लस NaOH, और बताना है कि इससे मतलब ये रिवर्टिबल है या नहीं है। तो सिंपल है, इससे भी क्या फॉर्म होगा, दैट इज OH COOH। सिंपल, उसमें था 3 KCl, इसमें आ जाएगा आपका 4 NaCl प्लस 2 H2O। तो ये भी क्या है, ये भी कैसी है, ये भी किसका है, दैट इज रिवर्टिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, दैट इज अ रिवर्टिबल रिएक्शन। तो ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। बच्चा लास्ट ही गलत है, देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, और फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड ये किसके मोनोमर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यही जो आंसर है यही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन। ठीक है जी, हमें पता है टोलिन क्या होता है, लेट्स सी, चलो ये हमने लिख लिया, दैट इज टोलिन किसके साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन एज वी ऑल नो दैट इज Br2। ठीक है, जो टोलिन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन के साथ। ठीक है जी, टोलिन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है जी, किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करता है, लेट्स सी, दैट विल बी फॉर्म CH2Br, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, तो ये क्या फॉर्म करता है, जब टोलिन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ये आप लिख भी सकते हैं कि टोलिन react with bromine in the presence of sunlight to form बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या फॉर्म करता है, बेंजाइल ब्रोमाइड। लेट्स सी ऑप्शन, पहला है बेंजाइल ब्रोमाइड, इनकरेक्ट, बेंजाइल ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। और क्या होता है बेंजाइल ब्रोमाइड, दैट इज CH2Br, दैट इज बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है जब उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो एज वी ऑल नो, ये नोट करके लिख लेना कि जब एल्कोहल, नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना कि जब एल्कोहल रिएक्ट किसके साथ करता है, एल्कोहल रिएक्ट विद, क्योंकि पूछा था क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है, विल फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब एल्कोहल रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोकार्बन। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कि जब एल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, जब एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन। कैसे, लेट्स सी, C2H5OH, ये तो सबको पता होगा क्या होगा, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल। किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो नहीं लिखोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो ये होता है RMgX। ठीक है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX। ये क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है जी, अब ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन। क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, तो जब ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, लेट्स सी कैसे फॉर्म करेगा, तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज RH। ठीक है जी, क्या आ गया, RH। ठीक है, ये फॉर्म कर दिया इसने RH प्लस, ठीक है, Mgx, और बचा क्या आपका, दैट इज OC2H, सॉरी OC2
H5, ठीक है जी, OC2H5, तो इसने क्या फॉर्म करा, हाइड्रोकार्बन। लेट्स सी, अब ये क्या अल्कोहल है, नहीं है। CH3COCH3 ये भी नहीं है। CH3CH2OH ये अल्कोहल है, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर। ये ध्यान रखना कि जब अल्कोहल रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन, इनमें से कौन सा हेलो एल्केन है विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडली, जो मोस्ट रेडली क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है जिसका, ठीक है जी। ये है CH3 CF Cl Br Cl, तो एज वी ऑल नो ये सारे गिवन है हेलोजन। तो इसमें जो CH3 है जो आपका दैट इज CH3Cl, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये बहुत जल्दी इजिली इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। और ये क्या फॉर्म करता है, बिकॉज ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता है थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एसिटिक एसिड इज मिक्स विद सोडियम एसिटेट, कि जब एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है सोडियम एसिटेट के साथ तो जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 3000 डिग्री सेल्सियस विद कॉपर कैटलिस्ट टू फॉर्म, तो इनमें से क्या फॉर्म होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल, जब हम इसे क्या करेंगे तो बेसिकली जो फॉर्म होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दैट इज CH3, यही होता है ना, दैट इज CH3 CHOH CH3, ये होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद कॉपर कैटलिस्ट, ठीक है, विद कॉपर एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज करना है। तो क्या फॉर्म होगा, ये होगा आपका दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्म होगा आपका एसीटोन, ठीक है। लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। क्या फॉर्म होगा, एसीटोन फॉर्म होगा प्लस H2। नेक्स्ट है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेटोजोआ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है इन मेटोजोआ, उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चन आपका होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्राई1 एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, तो नेमाटोड के अगेंस्ट नहीं होती है बोलवर्म्स के अगेंस्ट, जो आपका दूसरा ऑप्शन हो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैब साइकिल कंप्लीटेड इन, तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, तो जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है बट डिसिमिलर और सिमिलर इन फंक्शन, की वो फंक्शन में सिमिलर और डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर इन ओरिजिन और फंक्शन में सिमिलर होते हैं, डिसिमिलर इन ओरिजिन बट फंक्शन में सिमिलर होते हैं। ये भी होमवर्क में है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल्स जो है वो पाए जाते हैं एशिया में, जो रिलेटेड टू लामास इन द एंडेस, ये किसका एग्जांपल है, तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। तो जो कैमल है वो कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में, बट किससे, बट रिलेटेड टू लामास, कहाँ, इन द एंडेस, ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ पाई जाती है, एक वाइडली सेपरेटेड पार्ट्स में वर्ल्ड के पाई जाती है। तो जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का वो ब्रोकन हो जाता है बाय inhabited areas, तो कैमल एंड लामास बोथ बिलोंग टू कैमेलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जो कैमल है वो रहते हैं कहाँ, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट ऑफ एशिया, बट जो लैमा है वो कहाँ रहते हैं, कूल्स एंड ड्राई माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये किसको एग्जांपल है, ये है आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। तो पहला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गलत है। इमरजेंट इवोल्यूशन, ये भी गलत है। आइसोलेशन, ये भी गलत है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा आपका, ये क्या होगा, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस इन स्पेक्टेटर्स, ठीक है, कि कौन सा विजन, विच डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम सिलेंड्रिकल लेंसेज इन स्पेक्टेबल्स, दैट इज, तो कौन सा सही कर सकता है, दैट इज एस्टिग्मेटस, जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस बाय गोल्जी अपैरेटस, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।